प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। केंद्र सरकार नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेष निकाय बनाने पर काम कर रही है। इसे नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी नाम दिया जाएगा। प्रस्तावित निकाय के पास अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों परियोजनाओं की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा फंड्स जुटाने के लिए भी काम करना होगा। इसके गठन के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में 6 नदी जोड़ो परियोजनाएं अंडर एग्जामिनेशन हैं। इनमें केन बेतवा, दमन गंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा, मानस संकोश तेस्ता गंगा, महानदी गोदावरी और गोदावरी कावेरी शामिल हैं। सबसे पहले भारतीय नदियों को जोड़ने का विचार ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था, लेकिन तब इस दिशा में काम नहीं किया गया था। नदी जोड़ो परियोजना के तहत जल को सरप्लस बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में लाया जाता है। इससे सरप्लस वाले क्षेत्र को बाढ़ से, वहीं जल की कमी वाले क्षेत्र को सूखे की समस्या से निजात मिल सकती है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के 2 घटक हैं। पहला हिमालयी नदी जोड़ो परियोजना और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी जोड़ो परियोजना। इससे मिलने वाले लाभों में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाएं शामिल हैं। कई राज्यों द्वारा जताए गए विरोध के बाद यूएनएचसीएचआर कार्यालय ने सीएए 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एप्लीकेशन दायर की। यूएनएचसीएचआर की इस हालिया शिकायत पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्रालय के मुताबिक सीएए 2019 पूरी तरह संवैधानिक है और इसे मानवाधिकारों के मद्देनजर ही लाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह भारत का आंतरिक मसला है और भारत की संप्रभुता को देखते हुए कोई विदेशी इकाई कोर्ट नहीं जा सकती। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी इकाई है। इसे यूएन ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है। दुनिया भर में हर स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए यूएन के नेतृत्व में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, सभी तरह के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1965, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 जैसे मुख्य उपबंध मौजूद हैं। वहीं प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिजनों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1990 भी मौजूद है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के अधिकारों के लिहाज से सभी तरह की असहिष्णुता और धर्म या विश्वास पर आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा को 1981 में अपनाया गया था। बीते दिनों सरकार ने नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त का चयन किया। इस चुनाव के बाद से ही विपक्ष चयन की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी नियुक्तियों के लिए नोडल मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। यह एक सांविधिक संस्था है। यह सरकारी एजेंसियों को सतर्कता के क्षेत्र में सलाह और निर्देशन मुहैया कराता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय सार्वजनिक संस्थाओं तक है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। बीते दिनों लोकसभा में प्राप्त एक जवाब के अनुसार चुनाव आयोग चुनावों की स्टेट फंडिंग के पक्ष में नहीं है। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने इस संबंध में सिफारिश की थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति की मुख्य सिफारिशें
कुछ इस तरह हैं। समिति के अनुसार स्टेट फंडिंग गरीब राजनीतिक पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराएगी। समिति ने इसमें एक सीमा भी लगाई थी कि स्टेट फंडिंग केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए ही होनी चाहिए। इसके अलावा मुफ्त सुविधाओं के रूप में फंडिंग मुहैया कराने की बात की गई थी। हालांकि समिति ने यह भी माना था कि भारत में आंशिक रूप से ही फंडिंग संभव है। भारत में स्टेट फंडिंग के लिए 1999 में लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज, 2001 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 2008 के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि स्टेट फंडिंग में सरकारें राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए फंड मुहैया कराती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2019 में दिए गए एक फैसले पर दायर की गई थी। उस फैसले में फडणवीस को सूचना छिपाने के संबंध में मुकदमेबाजी का सामना करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल उन्होंने 2014 के चुनावों के दौरान अपने दस्तावेजों में नागपुर कोर्ट में उन पर चल रहे जालसाजी और आपराधिक मानहानि के लंबित मामलों से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर कोर्ट को फडणवीस के खिलाफ आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 125A के तहत मुकदमा जारी रखने का निर्देश दिया था। आरपीए 1951 की धारा 125A में झूठे शपथ पत्र को दाखिल करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस धारा के मुताबिक यदि कोई उम्मीदवार स्वयं या फिर किसी व्यक्ति के जरिए अपने नामांकन पत्र अथवा शपथ पत्र में धारा 33A से संबंधित सूचना देने में असफल रहता है या जानते हुए भी मिथ्या सूचना देता है या कोई सूचना छिपाता है तो उसे अधिकतम 6 माह तक के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि आरपीए 1951 की धारा 33A में सूचना के अधिकार का जिक्र है। इस धारा के मुताबिक चुनाव उम्मीदवार को धारा 33 के अलावा भी कुछ और सूचनाएं देनी होती हैं। इसमें उम्मीदवार के संबंध में कुछ इस तरह की सूचनाएं होती हैं कि क्या उसे किसी अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई है, अथवा धारा 8 में उल्लिखित किसी अपराध के अलावा क्या उसे किसी और मामले में अपराधी माना गया और 1 साल या अधिक की सजा सुनाई गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कुल 32 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। लगभग 17 राज्यों में फैले ये प्रोजेक्ट्स 406 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को विशेष तौर पर फोकस किया गया है। आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों से कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारतीय किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपभोक्ताओं से जोड़ने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच एक लिंक के तौर पर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकता है। पीएम किसान संपदा योजना का मुख्य मकसद प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की क्षमता विकसित करना और वर्तमान फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का आधुनिकीकरण करना है। खाद्य क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसे उच्च वृद्धि और उच्च लाभ वाला क्षेत्र बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार के $543 बिलियन होने की संभावना है। आपको बता दें कि पीएम किसान संपदा योजना में कुल 7 कंपोनेंट स्कीम्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में सीएए प्रोटेस्ट से जुड़े रोड साइड बैनर्स के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत ये बैनर लगवाए गए थे। कोर्ट का कहना है कि कई बार जनता कानून का पालन करने से भटक जाती है, लेकिन सरकार कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। साथ ही निजता के प्रश्न को हाईलाइट करते हुए कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में अपनी बात रखते हुए 1994 के आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य केस का हवाला दिया। दरअसल इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो लोग हिंसा करते हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान हथियार उठाते हैं वे निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में हुए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी व्यक्तियों के पोस्टर्स उनकी निजी जानकारी के साथ लगवाए थे। इन पोस्टर्स पर दोषियों से हर्जाना भरने के लिए कहा गया। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को समन किया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि रोड साइड पोस्टर्स व्यक्ति की निजता का हनन है। निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही यह लोकतंत्र का प्रमुख मूल्य भी है। अगर इसे चोट पहुंचती है तो यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों के लिए भी घातक होगा। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी सवाल किया था कि किस विधिक प्रक्रिया के अनुसार हर्जाना वसूलने के लिए पोस्टर लगाया गया है। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि कुछ चुनिंदा लोगों का निजी डेटा रोड साइड लगवाना सरकार के किसी छिपे उद्देश्य की पूर्ति करने जैसा है। हाल ही में मलयालम भाषा के 2 टीवी चैनल्स पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बैन लगाने की खबरें सामने आईं। हालांकि 48 घंटे के बाद यह बैन हटा दिया गया। आदेश के मुताबिक दिल्ली हिंसा पर उकसाने वाली खबरें दिखाने की वजह से एशिया नेट और मीडिया वन चैनलों पर बैन लगाया गया था। मंत्रालय के इस फैसले को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। इन चैनल्स पर केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशंस एक्ट 1995 की कार्यक्रम संहिता और केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स 1994 के उल्लंघन का आरोप था। 1994 के नियमों में केबल सेवा में कुछ कार्यक्रमों को नहीं दिखाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक केबल सेवा में ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें किन्हीं धर्मों या समुदायों पर हमला करने जैसा कंटेंट हो अथवा ऐसे शब्द या दृश्य हों जिनसे धार्मिक समूहों की अवमानना होती है या सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ती हो। इसी तरह कुछ ऐसे कार्यक्रमों को भी रोकने का उपबंध है जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने या उसके भड़कने की संभावना है अथवा जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ हो या राष्ट्र विरोधी अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा 1994 में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसने बाद में 1995 के कानून का रूप लिया। यह कानून केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के सब्सक्राइबर्स को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने और राष्ट्र विरोधी प्रसारणों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके अलावा यह कानून सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, कॉपीराइट एक्ट 1957 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का पालन करने का जिक्र भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बंद और हड़ताल को असहमति जताने का विधि सम्मत माध्यम बताया है। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई संगठन जो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, अगर वह बंद और हड़ताल जैसी किसी गतिविधि को अपना समर्थन देता भी है तो उसे विदेशी फंड हासिल करने के अपने कानूनी हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी निर्धारित किया कि सरकार ऐसे किसी संगठन पर राजनीतिक होने का ठप्पा नहीं लगा सकती। आपको बता दें कि यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें हाई कोर्ट ने इंसाफ नाम की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की याचिका खारिज कर दी थी। इंसाफ ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस रूल्स 2011 के कुछ प्रावधानों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी। 2011 में जारी नियमों का नियम 3(6) केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह ऐसे किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का घोषित करे जो किसी बंद या हड़ताल आदि में लिप्त पाया जाए। कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक मानने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह उपबंध केवल सक्रिय राजनीति से जुड़े संगठनों पर लागू होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी है। इनमें से स्वाधार गृह योजना के तहत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क मुहैया कराया जाता है जिससे ये महिलाएं एक गरिमामय जीवन जी सकें। एक दूसरी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक होम फॉर विडोज बनाया गया है जिससे विधवाओं को सुरक्षित स्थान मुहैया कराया जा सके। इसका एक मकसद इन विधवाओं को बेहतर स्वास्थ्य, पोषक खाद्य और कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जबकि महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के जरिए अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास करने का अवसर दिया गया है। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए शहरी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 योजनाएं संचालित कर रहा है, एक इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जहां इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है,
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए महिला लाभार्थियों को भी वहनीय घर मुहैया कराया जाता है। बीते दिनों नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया और जेंडर एट वर्क नाम के संगठनों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण के संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर यह सर्वे किया गया था उनमें 36% महिलाओं ने माना कि उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना किया है। हालांकि इनमें से 53% ने इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं की। इसके आगे यह भी कि जो महिलाएं इस संबंध में आंतरिक शिकायत समिति के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची हैं उनमें से 70% ने माना कि वे समिति के फैसले से सहमत नहीं हैं। सर्वे में कई महिलाओं ने यह भी बताया कि जिन संगठनों में वे काम करती हैं वहां इन मामलों को सुनने के लिए किसी तरह की समिति का गठन नहीं किया गया है। सर्वे में प्रकाशित इन आंकड़ों से हमें 2013 के कानून के कमजोर क्रियान्वयन का पता चलता है। आपको बता दें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम लाया गया। यह कानून यौन उत्पीड़न की शिकायतें सुनने के लिए संगठन में आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान करता है। वहीं नियोजक को भी कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं कि वे कार्यस्थल पर ऐसे वातावरण का निर्माण करें ताकि कार्यस्थल पर कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। क्रिएटिंग सेफ वर्क प्लेसेस, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन मीडिया हाउसेज इन इंडिया नाम की इस रिपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाले तरह तरह के उत्पीड़नों का जिक्र किया गया है। लैंगिक टिप्पणियां, अवांछनीय लैंगिक जोक्स, लज्जाजनक भावभंगिमाएं या शारीरिक भाषा, अवांछनीय संबंध बनाने के प्रयास आदि को इन उत्पीड़नों में शामिल किया गया है। बीते दिनों लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी मुहैया कराई गई। भारत में केंद्रीय स्तर पर अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख हैं। सरकार द्वारा इन अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। इनसे जुड़ी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम के तहत वित्तीय रूप से सहायता मुहैया कराई जाती है। वहीं नया सवेरा योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतियोगियों को तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी जाती है। दूसरी तरफ नई उड़ान योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के उन प्रतियोगियों की मदद की जाती है जिन्होंने यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जबकि नई रोशनी योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। सीखो और कमाओ योजना के तहत 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं में कौशल विकास किया जाता है जिससे वे रोजगार पाने के काबिल बन सकें। ऐसे क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं वहां सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों और बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जियो पारसी योजना के तहत पारसियों की जनसंख्या गिरावट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण योजना अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट यानी उस्ताद को मई 2015 में लॉन्च किया गया था। साथ ही नई मंजिल योजना के तहत स्कूल ड्रॉप आउट्स को फॉर्मल स्कूल एजुकेशन देने की बात की गई है। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर रंजन गोगोई को नामित किया था। प्रावधान के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80(3) में उन विषयों के बारे में जानकारी दी गई है जिनके तहत सदस्यों को नामित किया जाता है। इन विषयों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा शामिल है। राज्यसभा में सदस्यों के मनोनीत करने की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता, लेकिन 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान के बीच फ्लोर टेस्ट फिर से चर्चा में है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब फ्लोर टेस्ट खबरों में है।
हालिया वर्षों में कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति बनी, जब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आइए अब हम फ्लोर टेस्ट और उससे जुड़े प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। फ्लोर टेस्ट या बहुमत परीक्षण के तहत यह जांच की जाती है कि मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत है या नहीं। यानी यह देखा जाता है कि निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद के पक्ष में मत देते हैं या नहीं। हालांकि कुछ पद अगर रिक्त रहते हैं तो प्रभावी सदस्य संख्या पर ही बहुमत परीक्षण कराया जाता है। चुनाव के बाद या राज्यपाल जब विश्वास मत लाने की बात कहें तो सदन में बहुमत परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास मत लाकर भी यह परीक्षण संभव है। हालांकि किसी साधारण विधेयक पर जब सरकार के पक्ष में अल्पमत की स्थिति पैदा होती है, तब भी ऐसा माना जाता है कि निम्न सदन ने मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास खो दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संविधान में कहीं भी फ्लोर टेस्ट या बहुमत परीक्षण का जिक्र नहीं है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव को भी संविधान में जगह नहीं दी गई है। इसका जिक्र लोकसभा नियमावली में ही मिलता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध में यही बात है। अनुच्छेद 164 पर नजर डालें तो इसके खंड 1 के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। इसके अलावा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 164 के खंड 2 के मुताबिक मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। स्पष्ट कर दें कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति भले ही राज्यपाल को है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करें। संसदीय परंपरा के अनुसार चुनाव में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत वाले गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त होने से पहले सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा। राज्यपाल इसके लिए मंत्रिपरिषद को पर्याप्त समय देते हैं। वहीं प्रसाद पर्यंत का भी यह अर्थ नहीं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को कभी भी बर्खास्त कर दें। संसदीय व्यवस्था के मुताबिक निम्न सदन में बहुमत प्राप्त मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं किया जाता। हालांकि संविधान के जानकारों के मुताबिक राज्यपाल कभी भी मंत्रिपरिषद से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और बहुमत सिद्ध न कर पाने की स्थिति में उसे भंग भी किया जा सकता है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों के उपयोग को लेकर हुए हालिया विवाद में मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट का मानना है कि उपराज्यपाल और जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे में उन्हें एक साथ काम करने की जरूरत है, न कि अलग अलग होकर। कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में कहा कि उपराज्यपाल आए दिन सरकार के काम में अनावश्यक दखलंदाजी नहीं कर सकते। इससे पहले मई 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्धारित किया था कि मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों पर बाध्यकारी होता है। इस खबर से इतर जरा पुदुचेरी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालते हैं। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े उपबंध मौजूद हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक यूटीज का प्रशासन राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त है कि संसद ने कोई अलग विधि बनाकर विशेष उपबंध न किए हों। वहीं पुदुचेरी के लिए अनुच्छेद 239A में विशेष प्रावधान मौजूद हैं। इसे 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद कानून द्वारा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में कैबिनेट मंत्री को विधानसभा में दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्हें मंत्री पद से भी हटाया गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री टी श्याम कुमार दल बदल विरोधी कानून का सामना कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकेगा जो उसके सामने पेंडिंग केस में पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। यह आदेश देश भर में लागू होता है। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन के जरिए पारित किया गया। इसके साथ ही संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मकसद भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रथा को समाप्त करना था। संसद से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल 2020 पारित किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस दर्जे के मिलने से ये संस्थान संस्कृत के ज्ञान को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रचार प्रसार का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत एक वैज्ञानिक और बुद्धिमत्ता की भाषा है। इससे संस्कृत के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब ऐसे विश्वविद्यालय से है जिसे केंद्रीय अधिनियम के जरिए गठित किया गया हो। राज्य विश्वविद्यालय का अर्थ ऐसे विश्वविद्यालय से है जिसे राज्य अधिनियम के जरिए गठित किया गया हो। वहीं निजी विश्वविद्यालय से आशय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिसका गठन उसे प्रायोजित करने वाले किसी निकाय ने केंद्र या राज्य अधिनियम के जरिए किया हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ ऐसे हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन से है जिसे केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड घोषित किया हो। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने अमेंडिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडलाइंस रूल्स 2011 को फाइनल कर दिया है। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक प्रतिक्रियाशील और जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया है। इन संशोधनों से संबंधित प्रावधानों के ड्राफ्ट को सरकार ने दिसंबर 2018 में पब्लिक डोमेन में रखा था। संशोधन के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी अनलॉफुल सूचना के संदर्भ में नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर ही उसके ऑरिजिन का पता लगाकर हटाना होगा। आपको बता दें कि आईटी एक्ट 2000 में ऑब्जेक्शनेबल ऑनलाइन कंटेंट को हटाने से संबंधित प्रावधान हैं। अधिनियम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडिएरीज के तौर पर परिभाषित किया गया है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A सरकार को यह शक्ति देती है कि वह देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंधों या लोक व्यवस्था के लिए या इनसे जुड़े किसी संज्ञेय अपराध के होने की आशंका की स्थिति में किसी भी कंप्यूटर से ओरिजिनेटेड, ट्रांसमिट, रिसीव्ड, स्टोर्ड या होस्टेड सूचना को ब्लॉक कर सकती है। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए देश भर को 21 दिन के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3 के तहत इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। यह सजा आईपीसी की धारा 188 के तहत दी जाती है। आईपीसी की धारा 188 के अनुसार लोक सेवक द्वारा घोषित किए गए आदेश की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अगर व्यक्ति को यह पता हो कि लोक सेवक को इस आदेश के लिए विधिक रूप से शक्तियां प्राप्त हैं, व्यक्ति को पता हो कि आदेश का उल्लंघन करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर नुकसान नहीं भी होता है तो वह व्यक्ति दंडात्मक कार्रवाई का पात्र होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन में मानवीय गतिविधियां बिल्कुल न्यूनतम कर दी जाती हैं। इससे वायरस को प्रसार के अवसर बहुत कम मिलेंगे, जिससे संक्रमण की गति कम हो सकेगी। जब लोग गतिविधि नहीं करेंगे तो किसी वस्तु या मनुष्य को संक्रमित भी नहीं करेंगे। लॉकडाउन में मानवीय गतिविधियों को मूलभूत आवश्यकताओं तक सीमित कर दिया जाता है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉन फार्मास्यूटिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन का तरीका है। WHO के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किसी खांसते या छींकते हुए व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाई जानी चाहिए। अब बात करते हैं भारत और बेल्जियम के बीच हुए संधि की। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने किंगडम ऑफ बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत को मंजूरी दे दी है। यह नई संधि आज़ादी पूर्व 1901 में ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि की जगह लेगी, जिसे 1958 में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स द्वारा भारत पर लागू किया गया था। पुरानी संधि में सीमित संख्या में अपराध सूचीबद्ध हैं, जिसके चलते यह उपयोगी नहीं रह गई थी। नई संधि भारत और बेल्जियम के बीच आतंकवादियों, आर्थिक अपराधियों और अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी। संधि के मुताबिक यदि इन दोनों देशों में से किसी एक में रह रहे किसी व्यक्ति ने दूसरे देश में प्रत्यर्पण योग्य अपराध किया है तो दोनों देश उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए सहमत होंगे। प्रत्यर्पण योग्य अपराध वो अपराध हैं जिसमें दोनों पक्षों के कानूनों के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास या अधिक कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही अगर किसी सजा काट रहे व्यक्ति के संबंध में प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो अनुरोध करने के समय शेष सजा की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
कराधान, राजस्व या राजकोषीय चरित्र से संबंधित अपराध भी इस संधि के दायरे में आते हैं। हालांकि संधि में राजनीतिक या सैन्य अपराध से जुड़े मामलों में प्रत्यर्पण से मनाही का प्रावधान है। इसके अलावा यदि व्यक्ति पर उसकी नस्ल, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक राय के आधार पर मुकदमा चलाने या दंडित करने के मकसद से प्रत्यर्पण की मांग की गई है तो इसे भी नकारा जा सकता है। संधि में देश के नागरिकों के प्रत्यर्पण को विवेकाधीन रखा गया है। हालांकि नागरिकता का निर्धारण अपराध के समय की नागरिकता के हिसाब से होगा। हाल ही में लोकसभा में गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के मकसद से एक विधेयक पेश किया गया है। इसका मकसद यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित करना है। इससे पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज को अकादमिक नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स और कम्युनिटी ओरिएंटेशन मुहैया कराना आसान होगा। मौजूदा वक्त में देश में कुछ चुनिंदा संस्थाएं ही हैं जो आधुनिक नागरिक की ज़रूरतों को समझते हुए पुलिस साइंसेज और आंतरिक सुरक्षा पर आधारित पुलिस बल तैयार कर रही हैं। विधेयक के अनुसार यह यूनिवर्सिटी डिग्री और अन्य अकादमिक डिस्टिंक्शन प्रदान कर सकेगी। साथ ही यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 2 के क्लॉज H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण होगी। आपको बता दें कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गांधीनगर को रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। देश भर में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब MP-LADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के फंड्स का इस्तेमाल अस्पतालों में सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फंड के उपयोग के लिए एक मुश्त वितरण को अनुमति देने संबंधी एक सर्कुलर जारी किया है। इन फंड्स का इस्तेमाल इंफ्रारेड थर्मामीटर, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, थर्मल इमेजिंग स्कैनर, मेडिकल पर्सनल्स के लिए फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें कि MP-LADS स्कीम के तहत सांसद हर साल अपने संसदीय क्षेत्र के जिलाधिकारी को विकास कार्यों पर 5 करोड़ रुपए तक के फंड का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। राज्यसभा के सांसद जिस राज्य से चुनकर आते हैं वहां एक या एक से अधिक जिलों का चुनाव करके इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य देश के किसी भी राज्य के एक या अधिक जिलों में इन फंड्स का इस्तेमाल करा सकते हैं। संसद के मौजूदा बजट सत्र में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के संबंध में जानकारी साझा की गई। एक सवाल के जवाब में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि इस योजना के तहत 51 से 59 साल के हैंडलूम कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा मसलन जीवन बीमा, दुर्घटना और विकलांगता के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। कारीगरों को लाभ पहुंचाने के मकसद से भारत सरकार द्वारा देश भर में हस्तकला सहयोग शिविर का आयोजन भी किया गया। इसका मकसद राज्य सरकारों और LIC के सहयोग से बुनकरों को योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना था। योजना में LIC के माध्यम से लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता उद्योग है। यह भारत की GDP में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5% का योगदान देती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में बुनकर बीमा योजना की शुरुआत की थी। यह जनश्री बीमा योजना और एड ऑन ग्रुप इंश्योरेंस का साझा कार्यक्रम था जो भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। 2005-06 से इस योजना को संशोधित कर महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना नाम दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। योजना का मकसद EMCs के जरिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ साथ साझा सुविधाओं को विकसित करना है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को आकर्षित किया जा सकेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर खुल सकें। इससे कर राजस्व में इजाफा होगा। साथ ही इससे उद्यमिता संबंधी परिवेश को विकसित करने में मदद मिलेगी और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बुनियादी ढांचे के आधार को और मजबूत करने के लिए इस तरह की योजना को जारी रखने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ज़रूरी अवसंरचना परिवेश के निर्माण के लिए
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स यानी EMC स्कीम को अधिसूचित किया था, जिसके तहत अक्टूबर 2017 तक आवेदन आमंत्रित किए गए। स्वीकृत परियोजनाओं को 5 वर्ष की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रावधान था, जो कि 2022 में समाप्त हो जाएगा। EMC योजना के तहत देश भर के 15 राज्यों में कुल 3,565 एकड़ क्षेत्र में फैले 20 नए EMCs और 3 CFCs यानी साझा सुविधा केंद्रों को मंजूरी दी गई है। हाल ही में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक जलसे में इकट्ठी भीड़ से कोविड-19 के प्रसार का मामला सामने आया है। दूर दराज के लोगों के मौजूद होने से इसके प्रसार में तेजी आई है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मरकज के मुखिया और अन्य लोगों को नामजद किया है। IPC की धारा 269, 270, 271 और 120B के साथ महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, नैतिकता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध आते हैं, यानी कि खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए लापरवाही से काम करने की संभावना भी इन्हीं धाराओं का एक हिस्सा है। धारा 269 में 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों, और धारा 270 में 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। साथ ही धारा 270 में शामिल शब्द दुर्भावनापूर्वक यह दर्शाता है कि अपराध अभियुक्त की ओर से जानबूझकर किया गया था। वहीं धारा 271 क्वारंटाइन से संबंधित है, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी वाले स्थान से जानबूझकर संक्रामक बीमारी को अन्यत्र फैलाने की कोशिश करता है तो उसे 6 माह तक का कारावास या जुर्माने की सजा दी जाएगी। इसके अलावा धारा 120B के अंतर्गत आपराधिक साजिश से संबंधित सजा का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्शन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 जारी कर दिया है। इस आदेश में कई अधिनियमों में बदलाव किया गया है और कुछ को निरस्त किया गया है। एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम में मूल निवास को लेकर किया गया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां वहां के स्थायी निवासियों के लिए रिजर्व थीं। नए बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम की धारा 3A के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जो कुछ शर्तों को पूरा करता है, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अधीन या जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, कैंटोनमेंट बोर्ड से भिन्न में स्तर 4 25,500 से अनधिक वेतनमान वाले किसी पद पर नियुक्ति के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का मूल निवासी समझा जाएगा। शर्त है कि जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 15 साल तक रहा है या जिसने 7 साल की अवधि तक अध्ययन किया है और जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित किसी शैक्षणिक संस्था में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में शामिल हुआ है, या जिसे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में राहत और पुनर्वास आयुक्त प्रवासी द्वारा प्रवासी के रूप में रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के उन अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों और स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों, सांविधिक निकायों के अधिकारी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफिशियल्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी और मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों के अधिकारियों के बच्चों को भी मूल निवासी माना जाएगा, जिन्होंने 10 साल तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हों। कानून में तहसीलदार को मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति दी गई है। साथ ही संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार भी किसी अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिसूचित कर सकती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवानों ने PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में अपने 1 दिन का वेतन दान करने का निर्णय लिया है। इस अर्धसैनिक बल के प्रवक्ता के मुताबिक यह फैसला आम सहमति से लिया गया। 1948 में PMNRF की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तब इसका मकसद पाकिस्तान से आए विस्थापितों को सहयोग देना था। वर्तमान में इस फंड का उपयोग प्राथमिक तौर पर प्राकृतिक आपदा मसलन बाढ़, साइक्लोन, भूकंप इत्यादि के अलावा किसी बड़ी दुर्घटना और दंगों में आहत हुए परिवारों की सहायता के लिए किया जाता है। इस फंड के जरिए आंशिक तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा भी उठाया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और एसिड अटैक को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इस फंड से खर्च उनकी अनुमति से किया जाता है। इस फंड को संसद ने गठित नहीं किया है।
इसे आयकर अधिनियम के तहत ट्रस्ट के तौर पर माना जाता है। वहीं सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से 27 जुलाई 1939 को गठित की गई थी। 1949 में इसे सीआरपीएफ एक्ट के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पर गठित किया गया। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स यानी सूक्ष्म वनोत्पाद के प्रोक्योरमेंट के लिए वन धन विकास केंद्रों को प्रोक्योरमेंट सेंटर घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है। दरअसल बहुत सारी जनजातियां अपनी आजीविका के लिए एमएफपी यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करती हैं। अगर लॉकडाउन के चलते वे अपने उत्पादों को बेच न सकें तो इसका उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में केंद्र और राज्यों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजातियां अपने एमएफपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकें। नेशनल कमेटी ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2011 के अनुसार लगभग 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए एमएफपी के कलेक्शन और मार्केटिंग पर निर्भर हैं। आपको बता दें कि एमएफपी में वृक्षों से प्राप्त होने वाले सभी नॉन टिम्बर प्रोड्यूसर्स मसलन जंगली फल, लाख, शहद आदि शामिल होते हैं। ट्राइफेड को 1987 में गठित किया गया था। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत प्रशासित राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। वन धन विकास केंद्रों के जरिए जनजातियों के परंपरागत ज्ञान और कौशल को तकनीक से जोड़ा जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी सांसदों की सैलरी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30% की कटौती की जाएगी। सभी सांसदों में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी शामिल है। इसके अलावा एमपी लैड्स यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड्स को 2 सालों यानी 2020-21 और 2021-22 के लिए सस्पेंड किया गया है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपालों ने अपनी इच्छा से सैलरी में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। इस बचाई हुई रकम को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि में जमा कराया जाएगा। आपको बता दें कि भारत की संचित निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। इस निधि को खर्च करने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेनी होती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए लोन्स, सरकार द्वारा दिए गए लोन्स पर मिला ब्याज आदि सभी इसी निधि में जमा किए जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उससे संबंधित संस्थाओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में काम करने की बात कही है। इसमें वन स्टॉप सेंटर्स को लोकल मेडिकल टीम्स, पुलिस और नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से लिंक करने का निर्देश दिया गया है। इससे लॉकडाउन के दौरान भी वे काम कर सकेंगे। दरअसल महिला आयोग ने इस दौरान घरेलू हिंसा और यौन शोषण की शिकायतों में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की है। इसके अलावा यूएन ने सोशल सपोर्ट हेल्पलाइन और काउंसलिंग को एसेंशियल सर्विसेज घोषित करने की बात कही है, जिससे लॉकडाउन के दौरान भी संकट में फंसी महिलाएं मदद ले सकें। आपको बता दें कि वन स्टॉप सेंटर के संबंध में उषा मेहरा आयोग ने सिफारिश की थी। ऐसी ही अन्य सिफारिशों के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर वन स्टॉप सेंटर लॉन्च की थी। इसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत मदद मुहैया कराई जाती है। वन स्टॉप सेंटर एक अम्ब्रेला स्कीम नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की सब स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा है कि कोर्ट हियरिंग में लोगों को प्रतिबंधित करना विधि सम्मत है। गौरतलब है कि कोर्ट हियरिंग में लोगों को शामिल न होने देने का निर्णय कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया है। कोर्ट का यह निर्णय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करता है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं कर रहे हैं। मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ बनाए रखने के लिए लोगों की न्याय तक पहुंच महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की चुनौती से लड़ते हुए हमें संवैधानिक प्रतिबद्धता भी बनाए रखनी है। ऐसे में भारतीय न्याय व्यवस्था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय अनुच्छेद 142 में वर्णित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो जनहित में पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। यह आदेश
देश भर में लागू होता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 23 सितंबर 1980 को लागू हुआ था। यह अधिनियम केंद्र या राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा, विदेश संबंधों को खराब करने, पब्लिक ऑर्डर और समुदाय के लिए जरूरी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास करता है तो ऐसी गिरफ्तारी होती है। इस अधिनियम के तहत अधिकतम 12 महीने के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर सरकार को कोई नया सबूत मिलता है तो इस गिरफ्तारी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सामान्य गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति को कुछ अधिकार, मसलन गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर कोर्ट के सामने लाया जाना और वकील से कंसल्ट करना आदि मिलते हैं, जबकि NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। NSA के तहत व्यक्ति को 5 दिनों तक बिना कारण बताए गिरफ्तार रखा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिन की हो सकती है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की। इसके साथ ही देश भर में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक हो गई है, यानी 3 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, थाने और राज्य के स्तर पर परखा जाएगा कि लॉकडाउन का पालन हुआ है या फिर नहीं। जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हुआ होगा और वहां पर संक्रमण का हॉटस्पॉट नहीं बना होगा और बनने की संभावना कम होगी, ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। यह इजाजत सशर्त होगी। यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन न होने पर ये राहतें वापस ले ली जाएंगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी करने की बात कही थी। आइए आपको इन गाइडलाइंस से रूबरू कराते हैं। पहले हम उन गतिविधियों की सूची पर बात करेंगे जिन पर 3 मई तक प्रतिबंध है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और सुरक्षा कारणों के चलते ही यात्रा की इजाजत होगी। सभी बसें, मेट्रो रेल सर्विस प्रतिबंधित रहेंगी। केवल सुरक्षा कारणों को छोड़कर सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसमें मेडिकल कारण और जिन गतिविधियों की इजाजत इन गाइडलाइंस में दी गई हैं उनके लिए छूट दी जाएगी। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी, केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें गाइडलाइंस में इजाजत दी गई है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रतिबंधित रहेंगी, केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें गाइडलाइंस में इजाजत दी गई है। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सर्विसेज प्रतिबंधित रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, स्विमिंग पूल, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली और ऐसी जगहें बंद रहेंगी। सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और ऐसी ही गैदरिंग प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों पर होने वाली भीड़ कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी। शव यात्रा के मामलों में 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। अब उन गतिविधियों पर बात करते हैं जो 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में शुरू होंगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। इनमें आयुष शामिल है। कृषि और बागवानी से संबंधित सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। फिशिंग या एक्वाकल्चर इंडस्ट्री चालू होगी। 50% कामगारों के साथ चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन की गतिविधियां शुरू होंगी। 50% कामगारों के साथ चाय, कॉफी, रबर और काजू की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सेल और मार्केटिंग शुरू की जा सकेगी। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स द्वारा मिल्क प्रोडक्ट्स का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मिल्क की सेल शुरू की जा सकेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन शामिल है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक फार्मिंग से संबंधित गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। जानवरों के खाने से संबंधित फीड स्टॉक शुरू होंगे। एनिमल शेल्टर होम्स जिनमें गौशालाएं भी शामिल हैं उन्हें शुरू किया जा सकेगा। RBI और इसके द्वारा रेगुलेट होने वाले वित्त बाजार, सेबी और इंश्योरेंस कंपनियां अपने काम शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नेशनल डायरेक्टिव्स लागू करवाने होंगे। ये डायरेक्टिव्स इस तरह हैं। सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों पर फेस कवर करना कंपलसरी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा।
शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। कार्यस्थलों के संबंध में डायरेक्टिव्स पर बात करें तो सभी कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थलों पर शिफ्ट्स में 1 घंटे का अंतराल रखना होगा। शिफ्ट्स के बीच में वर्कप्लेस को सैनिटाइज करवाना होगा। ज़्यादा लोगों वाली मीटिंग्स प्रतिबंधित रहेंगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसे ही कई और डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। इनके अलावा लॉकडाउन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से लेकर 60 तक अपराध के लिए सजा और जुर्माने पर चर्चा की गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 के फैलाव के मद्देनजर सरकार ने राज्यों के जिलों को जोन में बांट दिया है। जिलों को ग्रीन, रेड, ऑरेंज जैसे जोन में बांटा गया है। ऐसे जिले जहां एक भी मामला नहीं आया है, एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, उन्हें ग्रीन जोन के तहत रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 377 जिलों को हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट और 353 जिलों को ग्रीन जोन के तहत रखा गया है। 377 में से 170 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें हॉटस्पॉट या रेड जोन कहा गया है। शेष 207 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 के मामलों की संख्या सीमित है, इन्हें नॉन हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। तमिलनाडु में 22, महाराष्ट्र में 14, आंध्र प्रदेश में 11 और राजस्थान में 12 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। रेड जोन वाले 170 जिलों में से 123 में कोरोना वायरस का ज्यादा प्रकोप है, जबकि 47 क्लस्टर वाले जिले हैं। ऐसे जिलों को क्लस्टर कहा गया है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 15 से कम है। सरकार के मुताबिक अगर हॉटस्पॉट जिलों में अगले 14 दिनों तक कोई मामला दर्ज नहीं होता तो उन्हें ऑरेंज जोन माना जाएगा। इसी तरह अगर 28 दिनों तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आता तो उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। पीएम केयर्स फंड एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में जो भी डोनेशंस दिए जा रहे हैं वो सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डोनेशंस माने जाएंगे, जबकि चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 में दिए गए डोनेशंस को सीएसआर के तहत नहीं माना जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक सीएम्स रिलीफ फंड कंपनीज एक्ट 2013 की अनुसूची 7 में शामिल नहीं है, इसलिए इसमें दिए गए डोनेशंस सीएसआर में कंसीडर नहीं किए जाते। अनुसूची 7 में उन गतिविधियों की चर्चा है जिन्हें सीएसआर के तहत माना जाता है। आपको बता दें कि सीएसआर के जरिए कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी तय की जाती है। भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। 1 अप्रैल 2014 से भारत में सीएसआर को अनिवार्य किया गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि राज्य सरकार अपना बहुमत खो चुकी है तो वो किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे सकता है। हालांकि राज्यपाल का ऐसा कोई भी निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएगा। न्यायिक पुनरावलोकन यह आश्वस्त करेगा कि कहीं राज्यपाल का निर्णय राज्य की सरकार को डी-स्टेबलाइज करने के उद्देश्य से तो नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था और इसके लिए विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि क्या यह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल केवल विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को यह अधिकार मिला है कि वह विधानसभा का सत्र बुला सकता है और सत्रावसान करा सकता है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है, लेकिन अगर राज्यपाल को यह लगे कि मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना विश्वास खो चुकी है तो इस परिस्थिति में स्वविवेक से भी राज्यपाल विधानसभा की बैठक बुला सकता है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश एवं विकास पर कैबिनेट समिति और रोजगार एवं कौशल निर्माण पर कैबिनेट समिति की शक्तियों में विस्तार किया गया है। ऐसा कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी, निर्यात में कमी और विकास दर में गिरावट की वजह से किया गया है। इसके तहत कैबिनेट सचिवालय ने इन दोनों समितियों के व्यावसायिक नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य इन दोनों समितियों के कार्यों को व्यापक बनाना है, जिससे कि उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो सके। दरअसल ये दोनों समितियां बेरोजगारी की समस्या और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर 5 जून 2019 को बनाई गई थीं।
आपको बता दें कि कैबिनेट समिति का जिक्र संविधान में नहीं मिलता। ये संविधानेतर निकाय होती हैं जिन्हें प्रधानमंत्री भारत सरकार के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत गठित करता है। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी या फिर स्थायी समिति और एडहॉक कमेटी या फिर तदर्थ समिति। स्टैंडिंग समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जबकि एडहॉक समिति का गठन समय समय पर खास समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है और प्रयोजन पूरा होते ही यह समाप्त हो जाती हैं। इन समितियों के सदस्य सामान्यतः कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। वर्तमान में कुल 8 स्टैंडिंग कैबिनेट समितियां हैं। इन समितियों में से राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। बीते दिनों यूनियन कैबिनेट ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश को अब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे लगातार हमलों के मद्देनजर लाया गया। इसमें मेडिकल स्टाफ के खिलाफ होने वाली हिंसा को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल अपराध घोषित किया गया है। साथ ही हेल्थ केयर पर्सनल को पहुंचने वाली चोटों और संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में प्रस्ताव किया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमलों के मामले में जांच को 30 दिनों में पूरा करना होगा। साथ ही अंतिम निर्णय 1 साल के भीतर आएगा। ऐसे हमलों के लिए 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 6 महीनों से 7 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में सुनिश्चित किया गया है कि महामारी जैसी किसी भी स्थिति में हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ किसी भी रूप में की गई हिंसा और संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की जाएगी। विद्युत क्षेत्र में और अधिक विकास के लिए हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करके विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट को 21 दिनों के लिए हितधारकों के समक्ष रखा गया है ताकि इस पर सुझाव आ सके और इसका अवलोकन किया जा सके। देखा जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति बहुत जरूरी होती है। इसी के मद्देनजर ड्राफ्ट अमेंडमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि टैरिफ निर्धारित करते समय लागत पर खासा ध्यान रखा जाएगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अपनी लागत वसूलने में सक्षम बनाया जा सके। साथ ही टैरिफ का निर्धारण सब्सिडी को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा, क्योंकि सब्सिडी सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में दी जाएगी। ड्राफ्ट विधेयक में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सिविल कोर्ट की शक्ति रखने वाले एक केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका कार्य विद्युत उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों के बीच विद्युत की खरीद या बिक्री या ट्रांसमिशन से संबंधित सभी अनुबंधों को लागू करना होगा। इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण को और सुदृढ़ बनाए जाने की रूपरेखा ड्राफ्ट में तैयार की गई है। ड्राफ्ट में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन के विकास और संवर्धन से जुड़ी नीतियों का जिक्र भी है। वहीं कुल विद्युत खरीद में जल स्रोतों से उत्पादित विद्युत का न्यूनतम प्रतिशत भी निश्चित करने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में नवीकरणीय ऊर्जा और जल विद्युत के स्रोतों से विद्युत खरीदने की बाध्यता को पूरा न करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विकसित करने के लिए भी इसमें प्रावधान जोड़े गए हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारें पीने के साफ पानी की सप्लाई और इसके प्रबंधन को सुनिश्चित कर लें। मंत्रालय के मुताबिक साफ पानी कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि साफ पानी से बार बार हाथ धोया जाए। ऐसे में सभी नागरिकों तक साफ पानी की पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है, खासतौर पर उन ग्रामीण इलाकों में जहां मेडिकल सैनिटाइजर्स की उपलब्धता नहीं है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों के पानी की सप्लाई से संबंधित विभागों को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के उपाय करने को भी कहा है। इसमें क्वारंटाइन प्लेसेस, रिलीफ कैंप्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, स्लम आदि क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पानी को साफ करने वाले केमिकल्स मसलन क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, फिटकरी की जरूरत का निर्धारण करने की सलाह दी है।
इन केमिकल्स को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में रखा गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की संघ सूची में अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी का विकास व विनियमन शामिल है। वहीं जलापूर्ति, सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज, वाटर स्टोरेज और जल विद्युत संघ सूची के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सूची में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय के मुताबिक देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने कहा कि ये एक आपत्तिजनक विचार है कि जनजातीय लोगों को जनजातीय शिक्षक ही पढ़ाएं। जब वहां पर अन्य स्थानीय निवासी हैं तो वे क्यों नहीं पढ़ा सकते? यह बात समझ के परे है। आरक्षण मुहैया करा के मेरिट को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। 100% आरक्षण भेदभावकारी है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही ऐसे में अनुसूचित जनजातियों को दिया गया 100% आरक्षण अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों को उनके प्रतिनिधित्व से वंचित करता है। कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले का हवाला भी दिया, जिसमें आरक्षण को 50% तक सीमित करने की बात कही गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। किसी एक वर्ग के लिए अवसर सृजित करके दूसरे वर्ग को पूरी तरह बाहर करने का विचार हमारे संविधान निर्माताओं का नहीं था। बीते दिनों श्रम पर संसदीय समिति ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 पर रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्राकृतिक आपदा के मामले में उद्योगों के फिर से शुरू होने तक उद्योगपतियों पर मजदूरी भुगतान का दबाव डालना अनुचित है। साथ ही संसदीय समिति ने कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन को प्राकृतिक आपदा में रखने की अनुशंसा की है। इंडस्ट्रियल कोड के मुताबिक अगर 45 दिनों तक बिजली, कोयला और कच्चे माल आदि की कमी के कारण उद्योग को बंद किया गया हो तो श्रमिकों और कर्मचारियों को 50% की मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदा के कारण बंद हुए उद्योग की स्थिति में उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करने की बाध्यता से मुक्ति का सुझाव दिया है। समिति का तर्क है कि आपदा की वजह से बंद उद्योग के लिए उद्योगपति जिम्मेदार नहीं होते हैं। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 में पहले के 3 कानूनों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का समावेश किया गया है। इसे नवंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था और फिर श्रम पर स्थायी संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। हाल ही में असम के बीटैड यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को राज्यपाल शासन के अंतर्गत लाया गया। दरअसल इस क्षेत्र का शासन आदिवासी काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यह हाल ही में अभी समाप्त हुआ है। राज्यपाल शासन लागू करने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा लॉकडाउन के कारण चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद लिया गया। बीटैड 2003 में गठित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आता है। इसमें पश्चिमी और उत्तरी असम के 4 जिले शामिल हैं। बीटैड संविधान की 6ठी अनुसूची के हिसाब से काम करता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों की चर्चा मिलती है। इसके मुताबिक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनः स्थापित करने का अधिकार है। साथ ही राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है एवं इनके नाम परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा अगर स्वशासी जिलों में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होता है। 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इस मामले को 2020 में 47 साल पूरे हो गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारतीय न्यायिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मामले के तहत 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। गौरतलब है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, न ही इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया था, जबकि कुछ सिद्धांतों मसलन संघवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र को इसमें शामिल बताया गया था। इसके बाद से कोर्ट इस अवधारणा में नए फीचर्स जोड़ता रहा है।
मूल संरचना के सिद्धांत में अब तक संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायालय की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, शासन की संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आदि को शामिल माना गया है। आपको बता दें कि इस मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी भी इस संवैधानिक पीठ में शामिल थे। बीते 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही स्वामित्व योजना की लॉन्चिंग की गई। ई ग्राम स्वराज ग्राम पंचायत विकास को लागू करने में मददगार है। यह पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ स्वामित्व योजना 6 राज्यों में पायलट मोड में लागू की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आबादी वाली जमीन की ड्रोन और नवीनतम सर्वे मेथड के जरिए मैपिंग की जाएगी। इससे प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर समाधान निकलेगा, जिससे इन जमीनों के मालिक लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आधारभूत जरूरतों के लिए गांव से लेकर देश के स्तर तक आत्मनिर्भर होने की बात कही है। पंचायतों के सशक्तिकरण पर उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में 1.25 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें गन्ने का मूल्य निर्धारण समवर्ती सूची के तहत कर सकती हैं, लेकिन अगर केंद्र ने न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है तो राज्य की सरकारें सिर्फ सलाह या पारिश्रमिक मूल्य ही तय कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति और खरीद विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 16 के तहत जारी किए गए गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के मुताबिक पारिश्रमिक का मूल्य हमेशा न्यूनतम मूल्य से अधिक होना चाहिए। अगर राज्य द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक मूल्य केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम होता है तो इस स्थिति में गन्ने की खरीद पर न्यूनतम मूल्य ही दिया जाएगा। इसके उलट अगर पारिश्रमिक मूल्य न्यूनतम मूल्य से ज्यादा है तो फिर पारिश्रमिक मूल्य ही दिया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 254 के हिसाब से शून्य भी नहीं होगा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता की स्थिति की व्याख्या की गई है। इसके मुताबिक समवर्ती सूची में शामिल विषय या फिर राज्य कानून के जिन विषयों पर संसद को नियम बनाने के लिए सक्षम किया गया हो, उन विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर तरजीह दी जाएगी। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून चाहे संसद द्वारा बनाए गए कानून के पहले पारित हुआ हो या बाद में, संसद कानून से विरोध की सीमा तक शून्य माना जाएगा।